हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर और अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की कड़ा मानिकपुर में हत्या करके खुद सुल्तान बन गया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की तब वहाँ पे उपस्थित अमीरों को उसने दो विकल्प दिए। या तो वो सोना चांदी और रिश्वत लेके उनके साथ हो जाए या फिर वो सब मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। जो लोग अलाउद्दीन के साथ हुए उनको अलाउद्दीन ने सबसे पहले मार दिया, क्योंकि वो कभी भी विद्रोह कर सकते थे। और बाकी लोग जो उसके विरोध में थे उन पे कड़ी सजाएं सौंपी गई। साथ ही साथ उन पे अत्यधिक कर लगाए गए तथा उनके पद को भी छीन लिया गया। उनको इतना कमज़ोर कर दिया गया कि वो विद्रोह करने के योग्य न रहे। अलाउद्दीन खिलजी का शासक बनना इतना आसान नहीं था। उसके समय में कई विरोध हुए। कुछ विद्रोह तो अमीरों ने किए तथा कुछ विद्रोह उसके रिश्तेदारों ने किए। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बर्बरता के साथ अपने रिश्तेदारों तथा अमीरों का दमन किया। अपने विरोधियों को आतंकित करने के लिए अलाउद्दीन ने अधिक से अधिक कठोरता और निष्ठुरता का तरीका अपनाया। जो अमीर सोने के लोभ से उसके पक्ष में आ गए थे उनमें से अधिकांश को उसने या तो मार डाला या फिर उनको उनके पद से बर्खास्त करके उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया। साथ ही साथ अपने परिवार के विद्रोही सदस्यों को उसने कठोर से कठोर दंड दिए। तो हमने देखा कि अलाउद्दीन के शासनकाल के प्रारंभ में कुछ विद्रोह हुए, कुछ विद्रोह उनके रिश्तेदारों ने किए तथा कुछ अमीरों ने किए। इसके बावजूद अन्य कोई विद्रोह न हो, इसके लिए अलाउद्दीन ने 4 आदेश पारित किए ताकि विद्रोह को न पनपने दिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पारित किए गए पहले आदेश के बारे में जाने तो उसने पहला आदेश यह जारी किया कि जिस किसी को भी उपहार में, पेंशन में या फिर दान में भूमि दी गई है वो सारी वापस ले ली गई तथा उसे खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। खालसा भूमि का मतलब वो अब सरकार की या फिर शासक की भूमि कही जाएगी। साथ ही साथ उसने टैक्स की दर को अत्यधिक बढ़ा दिया और ये टैक्स सभी से वसूला गया, चाहे वह सामान्य लोग हों या फिर वो अधिकारी हों। इसके पीछे अलाउद्दीन की यह मंशा थी कि अगर लोगों के पास धन ही नहीं होगा तो वह विद्रोह के बारे में सोचेंगे तक नहीं। दूसरा जो आदेश अलाउद्दीन खिलजी ने पारित किया वह था गुप्तचर विभाग का गठन। इसके अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचरों की नियुक्ति की। ये गुप्तचर विशेषकर अमीरों तथा सरदारों के प्रत्येक क्रियाकलाप पर नजर रखते थे। साथ ही साथ उनके बीच में क्या बात हो रही है उसकी भी खबर सुल्तान को देते थे। तीसरा जो अध्यादेश अलाउद्दीन खिलजी ने पारित किया वह था मादक पदार्थों तथा जुओं पर प्रतिबंध। यहाँ मादक होगा। आपको पता है कि मादक पदार्थ किस प्रकार से किसी भी विद्रोह में भूमिका निभाते हैं, इसलिए उसने इसको प्रतिबंधित कर दिया ताकि विद्रोह न हो। चौथा और आखिरी जो उसने आदेश पारित किया वह था सरदारों और अमीरों के दावतों और विवाहों पर प्रतिबंध। कहने का मतलब है कोई भी सरदार एक दूसरे के दावत पे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे षड्यंत्र रचे जा सकते थे। साथ ही साथ कोई भी सरदार एक दूसरे से बिना सुल्तान के अनुमति के विवाह नहीं कर सकते थे। इस प्रकार से इन 4 आदेशों द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह को दबाने की योजना बनाई। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में हुए विद्रोहों को कुचलने के लिए ये नियम पारित किए। अगर अलाउद्दीन के बारे में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली या फिर गुरसाफ्स था। सुल्तान बनने के बाद उसने खलीफा, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, खलीफा के सत्ता को मान्यता तो दी परंतु उसने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति नहीं ली। कहने का मतलब इससे पहले आप लोगों ने देखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर इल्तुतमिश ने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति ली थी, किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कहा कि हाँ, खलीफा की मान्यता मैं देता हूँ लेकिन मैं उनसे अपने
शासक बनने की स्वीकृति नहीं लूँगा। खलीफा के बारे में हमने पढ़ा है कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो उनके जो उत्तराधिकारी हुए उन्हें ही खलीफा कहा गया। धीरे धीरे यह खलीफा पद धार्मिक की जगह अपना राजनीतिक रूप ले चुका था और जितने भी मुस्लिम शासक हुए वे सब अपनी पद की स्वीकृति खलीफा से लेते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा नहीं किया। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। कहने का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि राज्य सबसे ऊपर है, ना कि धर्म। इस प्रकार अलाउद्दीन पहला सुल्तान बना जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इसके साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर खुद का नाम द्वितीय सिकंदर या फिर सिकंदर ए सानी के रूप में उत्कीर्ण करवाया। वह खुद को द्वितीय सिकंदर कहता था। इससे हमें उसकी महत्वाकांक्षा की झलक मिलती है। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक था जिसने योग्यता के आधार पर अपने पदों का वितरण किया, ना कि कुलीन या फिर अमीर के हिसाब से। इससे पहले यही होता आ रहा था कि जो अमीर थे वही अच्छे पद पे, लेकिन अलाउद्दीन ने जो व्यक्ति जितना योग्य है उसको उस हिसाब से पद दिया। तो ये अपने समय की एक युगांतकारी घटना थी। अब हम अलाउद्दीन के साम्राज्य विस्तार के बारे में बारी बारी से देखेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम देखेंगे कि आखिरकार अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से किया। भारत विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले उत्तर भारतीय राज्यों को जीता और उन पर प्रत्यक्ष शासन किया। प्रत्यक्ष शासन करने का मतलब यह है कि जिन उत्तर भारतीय राज्यों को अलाउद्दीन खिलजी ने जीता उस पे वही नियम और वही कानून लागू होंगे जो अलाउद्दीन खिलजी बनाएगा। साथ ही साथ उन राज्यों से प्राप्त होने वाले कर को अलाउद्दीन के अधिकारी ही वसूल करेंगे। तो इस प्रकार उत्तर भारतीय राज्यों को अलाउद्दीन ने जीता और उस पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। उसके बाद उत्तर भारतीय राज्यों को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने दक्षिण भारतीय राज्यों को जीता और उनसे बलपूर्वक कर वसूला, किंतु वहां पे उसने अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया। अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने का मतलब कि वहां के शासक अपने नियम और कानूनों के हिसाब से अपनी शासन व्यवस्था को चलाएंगे, किंतु प्रत्येक वर्ष कर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को पहुंचा दिया जाएगा। तो इस क्रम में हम सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत विजय के बारे में देखेंगे। अगर अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत विजय की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले 1299 ईस्वी में गुजरात विजय किया। गुजरात विजय करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग रहते थे, साथ ही साथ यहाँ की भूमि उपजाऊ थी जिससे ज़्यादा मात्रा में टैक्स प्राप्त किया जा सकता था। दूसरा कारण यह था कि गुजरात अपने समुद्री बंदरगाहों के लिए भी प्रसिद्ध था, जहाँ से प्राचीन काल से ही अरब आदि देशों से व्यापार होता था, जिससे वो राज्य बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया था। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा व्यापारिक लाभ भी अलाउद्दीन खिलजी को मिलते। इस वजह से उसने गुजरात विजय किया। उस समय गुजरात का राजा कर्ण बघेला था, जिसका एक अन्य नाम रामकर्ण भी है। गुजरात विजय के लिए अलाउद्दीन ने अपने दो प्रमुख सेनापति नुसरत खां और उलूग खां को भेजा। इन दोनों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी कि अलाउद्दीन खिलजी के 3 प्रसिद्ध सेनापति थे, जिसमें पहला जफर खान जो कि मंगोलों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, दूसरा नुसरत खान और तीसरा उलूग खान। जब इन्होंने आक्रमण किया तो कर्ण बघेला हक्का बक्का रह गया और वह देवगिरी भाग गया। देवगिरी के शासक ने उसको अपने यहाँ पनाह दी और देवगिरी के शासक द्वारा कर्ण बघेला या फिर रामकर्ण को आश्रय देना भी देवगिरी पर अलाउद्दीन के आक्रमण के कारणों में से एक बनेगा। खिलजी की सेना ने वहां पे खूब लूटपाट की तथा कर्ण बघेला की पत्नी कमला देवी
तथा उसकी सारी संपत्ति लेकर दिल्ली आ गई। अलाउद्दीन कमला देवी के साथ बहुत सलीके से पेश आया और उसने उससे विवाह करके उसे अपनी सबसे प्रिय रानी बनाया। जब नुसरत खान और उलूग खां गुजरात विजय के लिए गए तो वहां पे फिर से उन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा, जिसको कि 12वीं शताब्दी में महमूद गजनवी लूट चुका था और वहां से भी ढेर सारी संपत्ति प्राप्त की। गुजरात विजय के दौरान ही मलिक काफूर को भी बंदी बनाया गया था। नुसरत खान ने इसे वहां पे बंदी बनाया। मलिक काफूर के बारे में एक कहावत थी कि इसे वहां के लोगों ने 1000 दिनार में खरीदा था। इस वजह से मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। अगर मलिक काफूर की बात करें तो यह मूलतः हिंदू जाति का एक हिजड़ा था। जब इसको अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश किया गया तो अलाउद्दीन इसकी प्रतिभा से इतना प्रभावित हुआ कि 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने इसे दिल्ली सल्तनत का नायब बना दिया और साथ ही साथ दक्षिण भारत के जितने भी अभियान हुए अलाउद्दीन ने इसको उसका सेनापति बना दिया। इस प्रकार मलिक काफूर अपने प्रतिभा से सुल्तान की नज़रों में एक ऊंचा स्थान प्राप्त किया। गुजरात विजय के बाद अलाउद्दीन ने अपना दूसरा अभियान जैसलमेर की तरफ किया और जैसलमेर की विजय 1299 ईस्वी में की। हालांकि अलाउद्दीन ने यहाँ के शासक दूदा और तिलक सिंह को बहुत आसानी से पराजित कर लिया और अलाउद्दीन ने जैसलमेर पर बहुत ही आसानी से विजय प्राप्त कर ली। अलाउद्दीन का तीसरा अभियान रणथंभौर का था, जो कि 1301 ईस्वी में किया गया। रणथंभौर की बात करें तो ये तत्कालीन समय का एक शक्तिशाली राज्य था। यह अपने अभेद्य किलों के लिए माना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर विजय के 2 कारण थे। पहला कारण था मंगोल नेता को शरण। जैसा कि अभी हम लोगों ने गुजरात विजय पढ़ा, तो गुजरात विजय के दौरान जब सेना लौट के दिल्ली आ रही थी तो वहाँ पे मंगोल नेताओं ने संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी मांगी। ये वही लोग थे जो जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में 4000 लोग इस्लाम धर्म ग्रहण करके मुसलमान बने थे। तो इन लोगों ने हिस्सेदारी मांगी। सल्तनत की सेना ने हिस्सेदारी देने से मना कर दिया। फिर मंगोलों ने बगावत किया, इनकी बगावत को दबा दिया गया। फिर ये भाग के रणथंभौर के राजा के पास चले गए। तो ये कारण भी एक था जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे आक्रमण किया। दूसरा जो कारण था वह था राजस्थान विजय की चाबी। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान जैसे बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, क्योंकि वह टैक्स का बहुत बड़ा जरिया था। इस वजह से अगर राजस्थान को जीतना था तो रणथंभौर को जीतना जरूरी था। अगर हम रणथंभौर के शासक की बात करें तो यहाँ पे उस समय राजा हमीर देव शासन कर रहा था। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि रणथंभौर तत्कालीन समय का एक बहुत ही मजबूत राज्य था। यह अपनी सेना तथा अभेद्य दुर्ग के लिए प्रसिद्ध था। शुरू में सुल्तान ने नुसरत खान और उलूग खान को भेजा, किंतु 1 साल तक सुल्तान की सेना को कोई सफलता नहीं मिली। जब अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि ये लोग नहीं जीत पाएंगे तो वह खुद अभियान के लिए दिल्ली से निकल पड़ा। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव के प्रधानमंत्री रणमल को अपनी तरफ मिला लिया और रणमल के धोखे के कारण अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर को जीतने में सफल हुआ। इस युद्ध में हमीर देव वीरगति को प्राप्त हुआ और अनेक राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया। जौहर की बात करें तो जब किसी राजपूत रानी या फिर महिलाओं के पति युद्ध में खेत हो जाते थे या फिर मर जाते थे तो सारी महिलाएं एक साथ अपने आप को अग्नि में जला लेती थी। इसी को जौहर कहा गया है। इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति नुसरत खान भी मारा गया। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके अगले वीडियो में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय और राजा
रतन सिंह तथा रानी पद्मिनी की कहानी को बहुत ही रोचक तरीके से देखेंगे। साथ ही साथ हम अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों के बारे में देखेंगे। इस तरह से अगले 2 वीडियो में हम खिलजी वंश को समाप्त करेंगे। मेरी आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बेहद पसंद आ रहा होगा। साथ ही साथ आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बनाएं। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।